डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, अपक्रिया की कोट किसे कहते हैं, इसको देखना है। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है वेग नियम और वेग स्थिरांक। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस वेग नियम पर ही आधारित है। पहली चीज तो देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग को क्लियर करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। हिंदी में इसे अपक्रिया की कोटि कहते हैं। तो आज का टॉपिक अपक्रिया की कोटि पर है। ध्यान से देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी वे में मैं समझाने वाला हूं। तो इसको ध्यान से देखिए सभी लोग कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। हम लोगों ने वेग नियम पढ़ रखा है कि वेग नियम पढ़ा है कि सपोज और इज अ रिएक्टेंट विच आर कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। अब आर एक रिएक्टेंट है, अभिकारक है जो प्रोडक्ट बना रहा है। तो जब ये प्रोडक्ट बना रहा है तो वेग नियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि अपक्रिया की दर यानी dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ये वेग नियम में पढ़ा गया है। अब सपोज करेंगे कि यहां पर R का स्टाइक्योमेट्री गुणांक क्या है, A है। तो जो भी इसका स्टाइक्योमेट्री गुणांक होगा वो इसकी घात में चला जाएगा, पावर में जाएगा, तो R की पावर A हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो dx अपॉन dt इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ R और ये K, जहां K हम लोग पढ़े थे कि K वेग स्थिरांक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और इसकी घात क्या है A, जो इसका स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कोटि है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को? तो बेटे ये जो घात A है वही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कहा जाए कि अपक्रिया की कोटि क्या है, तो इस अपक्रिया की कोटि A है। अब अगर A की वैल्यू 1 होगी तो एक अपक्रिया की कोटि 1 आ जाएगी। स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक 2 होगा तो अपक्रिया की कोटि 2 हो जाएगी। स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक 3 होगा तो अपक्रिया की कोटि 3 हो जाएगी। मीन्स इस तरीके से जो भी उसका स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक होगा, जो भी वैल्यू घात में जाएगी वही अपक्रिया की कोटि होती है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि A प्लस बी रिएक्ट टू A और B रिएक्ट होते हैं और बेटे उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहां पे अभिकारक अणु कितने हैं? यहां पे अभिकारक अणुओं की संख्या 2 है। अब A का स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक m है और B का स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक क्या है, n है। अब हमें इसके रेट को लिखना हो तो बेटे लिख सकते हो dx अपॉन dt इक्वल टू K। ये वेग नियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अच्छा, यदि अभिकारक एक से ज्यादा हो, जैसे यहाँ पर 2 अभिकारक हैं, तो दोनों अभिकारक के गुणनफल के समानुपाती होता है अपक्रिया की दर। तो यहां पर A का स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक क्या है, m है, तो इस पर घात m हो जाएगा और इसका स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक n है तो इस पे घात क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो अब अगर बेटे हमें कोटि बताना हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना हो, तो बेटे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे अपक्रिया की कोटि। हमें अपक्रिया की कोटि बताना हो तो अपक्रिया की कोटि बताते समय इस वेग समीकरण में, वेग नियम में जो भी घात दी गई है उन घातों को जोड़ देते हैं, योग कर लेते हैं और बेटे इन घातों को ऐड करने पर जो भी वैल्यू मिलती है वही हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
जैसे हम क्या करेंगे बेटे, इसकी घात क्या है, m है, और क्या है, n है। m और n को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जो भी आएगा वो कोटि हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐड करने पर कोई ना कोई डिजिट तो मिलेगी ही, कोई ना कोई तो नंबर मिलेगा ही। अच्छा, अगर इसको ऐड करने पर 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, और तो और हाफ भी मिल सकता है। मतलब इसको ऐड करने पर कोई भी वैल्यू मिल सकती है। तो अगर इसको ऐड करने पर 1 मिल रहा है तो हम कहेंगे ये कैसी अवक्रिया है, प्रथम कोटि की अवक्रिया है। कैसी अवक्रिया है ये, प्रथम कोटि की अवक्रिया है, और अंग्रेजी में बोल देते बेटे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां 2 आया तो क्या हो जाएगा बेटा, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। 3 है तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और ये जो होती है वो भिन्नात्मक होती है। हम कहेंगे यहां पर अभिक्रिया की कोटि क्या है, भिन्नात्मक है, हाफ है, आधा है, 3/2 है, जो भी यहाँ पे वैल्यू आ सकती है। तो अवक्रिया की कोटि हम लोगों ने देखा, प्रथम कोटि की अवक्रिया, द्वितीय कोटि की अवक्रिया और तृतीय कोटि की अवक्रिया। मीन्स जहां पर अवक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के कितने घात, 1 घात के समानुपाती होगा तो वहां पर प्रथम कोटि की अवक्रिया। जहां पर अवक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के 2 घात के समानुपाती होगा, द्वितीय कोटि की अवक्रिया कहलाएगी। जहां पर अवक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होगा तो वो 3 घात के समानुपाती होगा, तो वहां पर तृतीय कोटि की अवक्रिया होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि अवक्रिया की कोटि जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या कोटि 0 भी हो सकती है, तो यस कोटि 0 भी हो सकती है। मतलब इनके घात जो हो सकते हैं, घात 0 भी हो सकते हैं। तो 0 कब होंगे उनकी दशा अभी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इस पे देखेंगे कि जो कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताते समय किसी भी रिएक्शंस को देख करके उसके ऑर्डर को नहीं बताया जा सकता। एक प्रैक्टिकली वैल्यू होती है ऑर्डर को बताने के लिए। यदि अवक्रिया की दर उसके अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात मतलब 1 घात के समानुपाती हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अवक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के 2 घात के समानुपाती हो तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के 3 घात के समानुपाती हो, यानी योग करने पर जोड़ने पर 3 आता हो, तो हम कहेंगे ये तृतीय कोटि की अवक्रिया है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे के, देखो ये तो अवक्रिया की दर है, dx/dt क्या है, अवक्रिया की दर के वेग स्थिरांक है, और a और b जो है वो दोनों अभिकारक है, और उस पे जो घात लगा उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, उनके आगे वैल्यू जो भी दी गई होती है। तो अब यहां पर हमें एक देखना है, टॉपिक देखना है कि जैसे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt इक्वल टू k, और a मतलब अभिकारक कोई भी हो सकता है, a⁻3, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इसकी कोटि क्या है। तो हम लिख देंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, जो कोटि होगा वो क्या होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि इसकी घात क्या है, 3 है। तो जो भी डिजिट दी गई होगी घात में, पावर में, तो वही उसकी कोटि हो जाती है। हाँ, दूसरा देखो बताना था, यहाँ वेग स्थिरांक है, के क्या है, वेग स्थिरांक। यहां पर यहां के क्या है, वेग स्थिरांक है, और वेग स्थिरांक को की प्रॉपर्टीज देखिए बेटा, वेग स्थिरांक की प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेग स्थिरांक के बारे में पढ़े थे। तो वेग स्थिरांक की जो प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। मीन्स ताप बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा। किस पर, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ता है। वेग स्थिरांक बढ़ता नहीं, वेग स्थिरांक का
मान बढ़ता है। दूसरी चीज देखेंगे क्या होगा, क्या सांद्रता वेग स्थिरांक को प्रभावित करती है? तो यस, सांद्रता बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। यहां पर भी लिख देंगे आप कि सांद्रता बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान, मतलब जो k की वैल्यू आएगी, वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। क्या वेग स्थिरांक बढ़ने से अपक्रिया की दर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो यस, यदि वेग स्थिरांक का मान ज्यादा होगा तो अपक्रिया की दर भी अधिक होगी। यानी वेग स्थिरांक का मान बढ़ने से दर भी बढ़ जाता है, अपक्रिया का दर भी बढ़ जाता। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो वेग स्थिरांक को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज देखेंगे कि वेग स्थिरांक जब कैलकुलेट कर रहे हो तो हम ये देखते हैं, अगर रिएक्शन में कोई पदार्थ एक्सेस में दिया गया हो, एक्सेस अमाउंट में दिया गया हो, तो उस पर वेग स्थिरांक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मीन्स उसका कंसर्न, जैसे कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, सपोज बेटे देखेंगे A+B रिएक्ट टू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बना रहा है। अब B क्या है बेटा, B एक्सेस में है, मतलब अधिक मात्रा में, नो एनी चेंजिंग इनटू द B में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। चेंजिंग सिर्फ किसके कारण हो रहा है, A के कारण हो रहा है। चेंजिंग का जिम्मेदार कौन है, A है। B की मात्रा एक्सेस है, तो ऐसे में वेग स्थिरांक का मान इस पर निर्भर नहीं करेगा। और जब वेग स्थिरांक का मान इस पर निर्भर नहीं करेगा तो कोटि का मान भी इस पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि कोटि भी वेग स्थिरांक पर ही निर्भर होती है। कोटि का मान, कोटि कितना होगा, वो भी वेग स्थिरांक पर निर्भर होगी, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा अपक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा। हाँ, इसमें कुछ वर्क है, तुम लोगों के लिए वर्क है कि आप लोग व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड व्हाट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसके बारे में आप लोग खुद लिखेंगे, नोट्स खुद बनाएंगे आप इसके बारे में। हाँ, दूसरी चीज देखेंगे, क्या अपक्रिया की दर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भिन्नात्मक होता है, भिन्न में होता है? तो यस, वो हाफ हो सकता है, 3/2 हो सकता है। बेटे एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे, जिस बेटा लिखा है कि dx/dt इक्वल टू k, और ये कोई अभिकारक है और उसकी घात लगा है 3/2। अब कहा जा रहा है कि इसकी कोटि बताओ, ऑर्डर बताओ। तो बेटे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ऑर्डर वही होगा जो उसकी पावर में दी गई होगी। इसके पावर में दिया गया 3/2, तो इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा, 3/2, यही हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग अपक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। क्या अपक्रिया की कोटि 0 होती है? तो यस, अपक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होता है। और किन अपक्रिया की कोटि 0 होती है वो हमें इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, तो इसको नोट करेंगे और इसका नोट्स खुद बनाएंगे और आगे का टॉपिक में तो बेटे नेक्स्ट टॉपिक है, क्या अपक्रिया की कोटि 0 होती है? तो यस, अपक्रिया की कोटि 0 होती है। किन अपक्रिया की कोटि 0 होगी, किन अपक्रिया की कोटि 1 होगी? तो 1, 2, 3 ये तो आप जान गए कि यदि अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होगा, यानी घात का योग अगर 1 आएगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। यदि घात का योग 2 आएगा, मतलब अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की 2 घात के समानुपाती होगा, तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। और थर्ड आप खुद लिखेंगे। तो अब बात करना है कि क्या 0 ऑर्डर रिएक्शंस क्या होंगे? तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे बेटे। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है?
जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी अभिक्रिया हैं जो सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करते। ऐसी अभिक्रिया जिनकी जिनकी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करते हैं, अभिकारक की सांद्रता के जीरो घात के समानुपाती होते हैं, ऐसी अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाते हैं। अब देखेंगे एग्जाम्पल, देखिए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करके बेटे बना रहे हैं 2NH3 अमोनिया बना रहे हैं। अब इस रिएक्शन को देखना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कितनी भी मात्रा क्यों न ले ली जाए, ये नो रिएक्शन, ये अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं। मतलब इसमें कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है, सांद्रता का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा चाहे थोड़ी रख दें, लेकिन जैसे ही यहां पर बेटा Fe लेते हैं, F इज ए कैटालिस्ट विच आर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। मोलिब्डेनम लेते हैं जो प्रेरक वर्धक होता है, प्रमोटर होता है, तो अब क्या हो रहा है कि तुरंत NH3 का फॉर्मेशन हो जाता है और यहां पर नो रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे ना? यहां पे इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मात्रा का कोई रोल नहीं है। यहां पर जो रोल है वो किसका है? Fe का है, उत्प्रेरक का है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, उत्प्रेरक पर निर्भर कर रही है, ऐसी अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगी, शून्य को। अब ऐसी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया की ऑर्डर क्या होगा? जीरो होगा। मीन्स बेटे यहां पे क्या है, जो dx अपॉन dt है, जो dx अपॉन dt होगा इक्वल टू होगा k, और अभिकारक की सांद्रता की घात जीरो। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करते। एक एग्जाम्पल बेटे हम लोगों ने अमोनिया का ले लिया, दूसरा कई सारे एग्जाम्पल हैं। जितने भी अभिक्रियाएं कैटालिस्ट की उपस्थिति में होंगी वो सभी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड मेथिल एल्कोहल चेंज इनटू द फॉर्मल्डिहाइड, CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल है। इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम की उपस्थिति में ये बना लेता है HCHO। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रोल कौन कर रहा है? प्लेटिनम रोल कर रहा है। तो जहां कहीं भी रोल प्लेटिनम का है, कैटालिस्ट का रोल है, ऐसी सभी अभिक्रियाएं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। H2 plus Cl2 gives out 2HCl when presence of sunlight। तो यहां पर जो लाइट है वो यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन नो रिएक्शन, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में नहीं मिलते हैं। इनकी चाहे थोड़ी सी मात्रा ली जाए चाहे अधिक मात्रा ली जाए, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, लाइट दी जाती है, तुरंत HCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो मीन्स ये रिएक्शन किस पे निर्भर कर रही है? उस लाइट पे निर्भर कर रही है, ना कि कंसंट्रेशन पे निर्भर कर रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती हैं वो सभी अभिक्रियाएं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाते हैं। और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में हम लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो। मीन्स ऐसी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको नोट करेंगे और कुछ एग्जाम्पल है। और हाँ, इसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है वेग स्थिरांक। प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताइए, शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताइए। तो मेरा प्रयास है कि इस लेक्चर में सॉल्व किया जाए
और नहीं होता तो इसके अगले लेक्चर में हम लोग वेग स्थिरांक को सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट करेंगे और इसके बाद आगे का टॉपिक बढ़ाए जाते हैं। तो बेटे अब देखेंगे हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को पढ़ लिए और इसमें हम लोगों ने देखा है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर और फ्रैक्शन में भी मतलब भिन्नात्मक भी हो सकते, 1/2, 3/2। तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जरा। बेटा लिखा हुआ है वेग प्रोपोर्शनल a इंटू बी की घात 2 है और a की घात 1 है। अब बताना है कि इसकी कोटि क्या होगी, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये बताना है। ठीक ऐसे ही लिखा हुआ बेटा वेग प्रोपोर्शनल a की घात 0 और बेटे b की घात 2 और हम लोग को बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। बेटे नेक्स्ट है वेग प्रोपोर्शनल a की पावर हाफ एंड b की पावर हाफ, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बताना है। वेग प्रोपोर्शनल no की पावर 3, इसका ऑर्डर बताना है। तो यहां पे हम घात को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो 2 और 1 3, तो इस रिएक्शंस का जो ऑर्डर होगा वो 3 हो जाएगा। यहां पे 2 हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा ये आप लोग खुद लिखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एक रिएक्शंस दिया गया है और इस रिएक्शंस में बताना है कि उसकी अपक्रिया की दर क्या होगी। देखो रिएक्शन ये है C2H5Cl क्लोरोएथेन, ये क्लोरोएथेन बेटे देता है C2H4, तो C2H4 एथिलीन है, तो क्लोरोएथेन चेंज इनटू एथिलीन और रिमूव हो जाता है बेटा HCl। अच्छा साइड में दिया गया है dx/dt प्रोपोर्शनल टू C2H5Cl की पावर 1। अब यहां बताना है कि इसकी कोटि क्या होगी, तो आप समझ गए होंगे इसका ऑर्डर क्या होगा। जो भी पावर दी गई होगी वही उसका ऑर्डर होगा। तो इस पे पावर दिया गया है 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है 3NO gives out N2O plus NO2। कह रहा है कि इसका ऑर्डर बताइए, इस अपक्रिया का ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, कोटि क्या होगा। तो ऐसी अपक्रियाओं की कोटि है, लेकिन साइड में भी बेटा दिया गया है dx/dt प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO और कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2। तो यहां पे इसकी जो पावर है वो 2 लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 2 होगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सीखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, अपक्रिया की कोटि के बारे में आज का टॉपिक क्लियर हुआ। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। अपक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी होती है, शून्य भी हो सकती है, और कई सारे एग्जाम्पल देखे और हम लोग समझे कि घात को जोड़ देने से जो भी वैल्यू आएगी वेग समीकरण में, वेग नियम में घातों को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कैसे निकालें, इंटीग्रेटेड वेग कांस्टेंट निकालना होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट निकालना होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो वो अगले लेक्चर में हम लोग उसको क्लियर करेंगे। और इसके बाद इस चैप्टर के कई सारे न्यूमेरिकल पोर्शन हैं
जिसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें सारे न्यूमेरिकल्स ही होंगे। आज बस इतना ही। आपको यदि आज का लेक्चर समझ में आया है तो लाइक करिए, यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स।